यही सब चीज़ बुक में देखते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, फोर्थ चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, ये फोर्थ चैप्टर है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कैसे कैसे है, चलो देखते हैं। तो कोई भी बॉडी का, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, जब उस पर फोर्स लगता है तो वो दो तरह का मोशन करता है। एक होता है लीनियर मोशन, जिसको कि हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी था, ये एक बॉल था, जब इस पर ये फोर्स लगा इस तरफ से, तो ये क्या हुआ, एक लीनियर मोशन में आगे बढ़ा गया, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। तो इसको बोलेंगे लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा बॉडी था, ये बॉडी इस पॉइंट पर एक पिवोटेड किया गया, पिवोटेड मतलब कि उस पॉइंट पर फिक्स किया गया। अब अगर जब ये फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या करेगा, बॉडी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ये बॉडी को इस तरह से रोटेट कर देगा। ये रोटेट कर देगा तो इसको कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, a force is applied on the body at a suitable point. It rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion is called rotational motion, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है कि इस फोर्स का जो ये इफेक्ट होता है, यही कहलाता है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, मोमेंट यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जिसको कि हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इसका डेफिनेशन क्या है कि जैसे ये कोई भी बॉडी है, ये एक बॉडी है, कोई रेगुलर साइज़ नहीं, कोई इरेगुलर साइज़ कुछ भी है, इसको ये ओ पॉइंट पर पिवोट किया गया है, यानी कि उस पर फिक्स किया गया है। जब ये ए पॉइंट पर ये फोर्स लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो उस बॉडी को मूव कराता है, रोटेट कराता है। ये इस तरह से बॉडी को रोटेट करा रहा है, और बॉडी को रोटेट करा रहा है तो ये फोर्स जो लग रहा है, ये इस पॉइंट से, पिवोटेड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट क्या करता है कि जब कोई बॉडी पर फोर्स लगता है ये, और उसका जो पिवोटेड पॉइंट होता है उससे कुछ डिस्टेंस होता है, तो वो बॉडी को रोटेट करा पाता है, ठीक है। तो यही उसका टर्निंग इफेक्ट कहलाता है। अब टर्निंग इफेक्ट जो है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पर। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स मेरा लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और दूसरा क्या है कि वो फोर्स जो लग रहा है वो पिवोटेड पॉइंट से, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक्शन ऑफ रोटेशन है, वो उस पॉइंट से कितने दूरी पर लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस क्या है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वही पिवोटेड पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से कितना दूरी पर लगता है, वही होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट का क्या दिया है डेफिनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो इसमें हो गया। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क। इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, जो टॉर्क मैंने लगा उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है टॉर्क, ठीक है, वही होता है टॉर्क।
टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, वही होता है। तो ठीक है, इसके आगे क्या दिया है वो देखते हैं। इसके आगे है यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका यूनिट हम कैसे बताएंगे? यूनिट क्या कहता है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। कैसे निकाले थे वो पिछले वाले वीडियो में दिखा दिए। न्यूटन मीटर होता है, और इसका सी जी एस में अगर हम इसका यूनिट देखेंगे तो होता है KGF मीटर, ठीक है, या GF सेंटीमीटर। KGF मतलब किलोग्राम फोर्स और GF मतलब ग्राम फोर्स, ठीक है। ये इसका होता है ऐसा यूनिट और CGS यूनिट, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ठीक है, जब भी वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो वो हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। और जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से अगर बॉडी मेरा क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हमको साइंस क्या कहता है, फिजिक्स क्या कहता है कि जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, और जो मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको हमेशा नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि ये मेरा दिया हुआ है, इस केस में मेरा क्या दिया हुआ है कि देखो, ये पहला वाला एग्जांपल जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि जब बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो ये एक डिस्क है, डिस्क पर कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और इस केस में ये फोर्स जब मेरा ऐसे इधर लग रहा है तो वो बॉडी को इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का कुछ एग्जांपल। जैसे कि हम कोई गेट लेते हैं, डोर में क्या होता है कि ये जैसे कि एक डोर है, ये डोर मेरा इस पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर डोर का हैंडल है। जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी को इस तरफ, गेट को इस तरफ रोटेट कराता है, इससे क्या होता है, मोमेंट क्रिएट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब अच्छा, एक चीज़ इसमें, ये चीज़ अगर हमको बोला जाए कि डोर का हैंडल यहाँ पर ही क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं होता, यहाँ पर क्यों नहीं होता है, और कहीं क्यों नहीं होता है, तो जब हम इस पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते, अगर मेरा हैंडल यहाँ होता तो हम फोर्स इस पॉइंट पर लगाते, इस पॉइंट पर लगाते तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जीरो हो जाता तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो हो जाता, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक जगह क्या किए थे, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना था। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मैक्सिमम कर देते हैं। हम फोर्स यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स पाने के लिए हमको सबसे लास्ट पॉइंट पर फोर्स लगाना होगा। इसलिए डोर का हैंडल यहाँ पर रहता है, ताकि यहाँ पर हम उसको फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स में हम ज़्यादा आसानी से गेट को खोल सकें, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जो मेन एग्जांपल है वो हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक नट है और ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर में जब हम ये फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये कम से कम फोर्स लगाकर मेरा ये नट जो है खुल जाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो हैंडल होगा वो हैंडल मेरा ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए। तो ये हैंडल जितना लॉन्ग होगा हम इसको उतना ही कम फोर्स लगाकर इसको हम घुमा सकते हैं और नट को खोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो गाड़ी का जैक होता है, जिससे गाड़ी का जो एक्सल है उसको ऊपर उठाया जाता है जब टायर पंचर हो जाता है, तो उसका जो आर्म होता है वो आर्म जो है वो इस तरह से रहता है, ठीक है।
वो इस तरह से रहता है। ये जो है वो जैक में जाकर फंस जाता है, ऐसे करके फंसाया जाता है, और ये जो है यहाँ से इसको ऐसे करके घुमाया जाता है, और ऐसे घुमाते हैं तो ये जैक जो है ये गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है। तो कहता है कि ये जो जैक है, ये जैक का जो लेंथ है वो ज़्यादा क्यों होता है। यहाँ भी वही रीज़न है कि ये लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स लगा के हम जैक को ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए इसका लेंथ ज़्यादा दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसका देखते हैं एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है कपल। कपल क्या होता है? ठीक है, कपल क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा डोर था, ये डोर का हैंडल है और ये यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। हम लोग न्यूटन्स लॉ में एक चीज़ पढ़े हुए हैं कि जब भी हम कभी फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या है, उस फोर्स के अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स जब भी लगता है वो अकेले नहीं लगता है, जब हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो उधर से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो मेरा फोर्स हम इधर से जब लगा रहे हैं तो उधर से भी फोर्स मेरा लगता है, और उधर से जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, मेरा लाइन ऑफ एक्शन पे लगता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे लगता है। तो अब ये तुम सोचोगे कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो या ये डोर को तो यहीं पर रह जाना चाहिए, डोर नहीं खुलना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फोर्स ने ये मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में जब इधर से मेरा फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो। यानी कि इस साइड वाला का मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया ज़ीरो, और इस साइड का मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो मेरा क्रिएट करेगा, इसकी वजह से गेट मेरा खुलता है। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वही वाला चीज़। ठीक है, कैसे, क्या एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है? एक यूनिफॉर्म बार है। ठीक है, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है और इधर एक वेट लगा हुआ है। ठीक है, हमको वही चीज़ करना है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देखना है। जो क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस में लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मेरा एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसको हम दोनों को पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, ये मेरा है। अब इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है कि when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or linear or rotational motion, the body is said to be in a state of equilibrium। ठीक है, यहाँ वही बात कर रहा है कि जब भी बॉडी कोई रेस्ट में हो या फिर किसी लीनियर और रोटेशनल मोशन में हो और उस पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। दो तरह का होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट में होता है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज इन स्टेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक बॉडी था, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। इन दोनों की वजह से जब मेरा टोटल फोर्स जो है वो नेट फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, इस केस में ये चीज़ हो गया। अब दूसरे केस में है। दूसरे केस में क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? तो बॉडी डायनेमिक होकर हो सकता है। ठीक है, अब डायनेमिक होकर कैसे हो सकता है? रेस्ट में। रेस्ट में नहीं, इक्विलिब्रियम में। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, when a body remains in the same state of motion under the influence of a several force the body is said to be in dynamic equilibrium। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं रेन ड्रॉप्स का। रेन ड्रॉप्स में क्या है, जब अर्थ के सरफेस पर आता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है। ठीक है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है एम ए, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो उसका फोर्स भी ज़ीरो हो गया, फोर्स ज़ीरो हो गया तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसी तरह से एरोप्लेन के केस में देखते हैं कि जब एरोप्लेन जो है एक कांस्टेंट हाइट पर चला जाता है तो उस पर क्या होता है, एक अपवर्ड लिफ्ट लगता है और एक डाउनवर्ड लिफ्ट लगता है। तो इन दोनों की वजह से वो क्या होता है, उस अपने पोजीशन पर बैलेंस रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, तो द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी ज़ीरो, ठीक है। यानी कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और जितना भी क्लॉकवाइज होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। यही होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ठीक है। और क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी ज़ीरो, ठीक है। जो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, उन सबका जो अलजेब्रिक एडिशन होगा वो ज़ीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि एक बॉडी पर जो भी फोर्सेस लगता है, जो क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों का वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होगा, ठीक है। ये कहता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा ख़त्म। अब इस पर मेरा प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इसका एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज को बनाना है, ठीक है।